हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोस्तों मैथमेटिक्स इन तीनों के सवाल आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों डेली के 8 बजे सुबह में आप सभी को जुड़ना है। यदि आप लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो है ना, तभी आपको दोस्तों सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फिजिक्स का पहला सवाल है, कहता है दोस्तों टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है ना, कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए है 30,000 डिग्री सेल्सियस पर, या 300 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर दोस्तों 3000 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो टंगस्टन होता है दोस्तों वह कितना डिग्री पर पिघलता है, तो इसका जो पिघलने का होता है ना, गलनांक मैक्सिमम होता है सर। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना सर? 3000 डिग्री सेल्सियस। देखते होंगे आप लोग पीला वाला बल्ब होता था पहले वाला, है ना, पहले एक पीला, ये इस तरीके से पीला बल्ब हुआ करता था और इसमें जो लगा हुआ रहता था फिलामेंट, वो किस चीज़ का होता था? टंगस्टन का। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट बना होता है वह किस धातु का बना होता है, तो ध्यान रखना है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी है कार्य का, ऑप्शन नंबर सी है बल का, और ऑप्शन नंबर डी है आवेश का। तो दोस्तों याद रखना है आप सभी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसका मात्रक है, यूनिट किसका है, तो वह एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एनर्जी यानी कि ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी फिजिक्स के कुछ प्रश्न को करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है 6 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन बनाई जाती है। ठीक है, दो गो उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी क्या है? 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। अब दोनों उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या बना रहे हैं? खगोलीय दूरबीन बना रहे हैं। खगोलीय दूरबीन कहने का मतलब दोस्तों जिससे हम लोग चांद को देख सकते हैं, ग्रह को देख सकते हैं, सितारा को देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरबीन कहते हैं। बनाया जाता है। तो सामान्य समायोजन के लिए दूरबीन उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी कि इसका जो मैग्नीफाई पावर होगा दोस्तों वह कितना होगा? तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एम पी बराबर मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखना है एफओ बटा में एफई, एफओ बटा में एफई। एफओ का मतलब दोस्तों इसमें दो प्रकार के लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक आईपीस लेंस कहते हैं, यानी कि एक नेत्रिका लेंस है, एक आपका वस्तु वाला लेंस है। ठीक है, जहाँ से जैसे कि आप दो लेंस लगा हुआ है, एक आगे लगा रहता है दूरबीन में, जैसे कि मैं एक फ़ोटो बना देता हूँ, जैसे मान के चला जाए ये कुछ दूरबीन है, तो एक यहाँ पे लेंस लगा होता है, एक बाहर की ओर, तो जिससे हम लोग वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पे चांद है तो ये वाला लेंस से हम चांद को देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? अविदृश्यक यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। और जिससे आँख जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे जो लेंस लगा है उसको हम लोग नेत्रिका लेंस यानी कि आईपीस लेंस भी कहा जाता है। तो इसमें दो तरह के, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या कर दीजिए, 30/6 कर दीजिए और कितना आ जाएगा? 5 इसका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आवर्धन क्षमता का दोस्तों कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्या यूनिट, वीमा यानी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख के बताइए। कहता है एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के साथ चलता रहा, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी यानी कि दोस्तों एस की वैल्यू पूछ रही है, फटाफट सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे इसको। देखिए विराम से चल रहा है, यानी कि मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। विराम से चल रहा है यानी कि उसका जो प्रारंभिक गति यानी कि जो यू यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। समय आपके सामने क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो अब इन सब का यूज करके आपको क्या निकालना है सर? एस वैल्यू निकालना है। 3 चीज़ें आपके पास उपलब्ध है और चौथा चीज़ फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? मोशन का कौन सा नियम लगेगा? मोशन का कौन सा इक्वेशन लगेगा सर? गति का कौन सा समीकरण लगेगा?
तो ध्यान रखना दोस्तों, जो गति का समीकरण रहेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आप लोग आंसर बता रहे हो। तो यहाँ पे एस बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू टी, है ना, यानी कि यू गुने टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पे क्या, यू का वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 बचा क्या, तो एस बराबर बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए हाफ ए टी स्क्वायर को कैलकुलेट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 10, और टी क्या है दोस्तों स्क्वायर है, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, तो इसको भी कर दिया 5। अब 5 का क्यूब, 5 पचे 25, अब 25 पचे कितना हो जाएगा, 125, 125। अब ये मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा, ये पता करने के लिए आप त्वरण में जाइए। तो त्वरण क्या दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड, यानी कि दूरी को तो मीटर से ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाएगा, 125 मीटर, है ना, 125 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। कैसे आया, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए 2 गो क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, एगो का मान 1 ओम है, एगो का मान 2 ओम है। दोनों को क्या किया गया, सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, तो फिर उसके बाद दोस्तों इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद इन दोनों का जो एक सिरा इधर आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, तो उन दोनों को हम एक और से एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि समानांतर क्रम में 3 ओम का एगो प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो पूरी इकाई का परिणामी प्रतिरोध बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 6/11 ओम। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सीरीज में जोड़िए। तो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ना बहुत ही आसान है, 2 1 3। तो सर अब पैरेलल है, तो यहाँ पर से ये 3 और ये 3 पैरेलल है, तो पैरेलल क्या कहता है, पैरेलल का कंडीशन कहता है 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3। जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 2/3, तो हमको तो RP चाहिए सर, ये तो 1 में RP है, तो देन RP बराबर क्या करिएगा, उलट दीजिएगा, तो इधर भी उल्टेगा 3/2, और 3/2 को हम लोग क्या कहते हैं, 1.5, है ना, 1.5 ना कहते हैं 3/2 को। 15/10, पंत ये 15, 5 दूना का 10, यानी कि 3/2 ही आंसर आएगा। तो जो परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा, 1.5 ओम आएगा। कितना ओम आएगा, 1.5 ओम कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गए हैं। कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कौन सा ग्रुप, तो हाइड्रोजन ग्रुप, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, है ना, फेरस आ जाएगा, फेक्लोनबियर इंडिया स्टेट में। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हाइड्रोजन ग्रुप में जो 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोस्तों, वह कितने तो ध्यान रखना है आप सभी को, अगर याद है तो सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है आवर्त सारणी में किसी आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। आवर्त कहने का मतलब दोस्तों ये जो लंबा लंबा होता है ना, तो अंतिम वाला सदस्य कौन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग पहले बताइए इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं, एक बार चेक हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए सबसे पहले लास्ट में आवर्त की बात कर रहे हैं ना, आवर्त यानी कि ये, तो अब ये किसी भी आवर्त का हो सकता है, या पहला वाला आवर्त या दूसरा आवर्त या तीसरा आवर्त। टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7। अगर रो की बात की जाए तो रो 18 होते हैं। कितने होते हैं, स्तंभ 18 होते हैं, और आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 में से कौन सा ऐसा है जो लास्ट है, तो 18 वाला जितना भी वर्ग है वह लास्ट वर्ग और लास्ट आवर्त कहलाता है, लास्ट वर्ग और लास्ट आवर्त कहलाता है। और 18 में कौन होता है, तो नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस कहने का मतलब अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग जान रहे होंगे, हीलियम। हीलियम क्या दोस्तों, एक नोबेल गैस है, यानी अक्रिय गैस है, और यह आवर्त का यानी कि पहला आवर्त का सबसे लास्ट है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ये पहला आवर्त का है,
प्रथम आवर्त का जो पहला, कहने का मतलब प्रथम जो सदस्य है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसी का अंतिम सदस्य क्या हो जाता है, हीलियम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अंतिम सदस्य हो गया, और क्वेश्चन में हमारा अंतिम सदस्य कह रहा था, तो पहला का अंतिम सदस्य, या फिर आपको कोई भी दे देता 18 में से 18 वाला वर्ग 18 यानी क्या करिए गैस, तो आप उसको भी टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है ना। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 282 है। तो यह क्या है, एक प्रकार का कौन सा तत्व है, धातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है, या उपधातु है। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर। है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर इसको टोटल को ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 8 × 10 × 12। 12 किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होता है। 12 किसका होता है सर, 12 ये परमाणु संख्या किसका है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहा है और उसको जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, परमाणु संख्या हो जाता है। और परमाणु संख्या किसका 12 होता है सर, किसका 12 होता है, मैग्नीशियम का होता है। और मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। कितना समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखते चलना है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा यौगिक है दोस्तों जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे क्या उर्वरक के रूप में दोस्तों हम लोग अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है NH4 2SO4। ये होता है दोस्तों अमोनियम सल्फेट का सूत्र, जो कि इसका आंसर ये होगा। अगर मैं नाइट्रोग्लिसरीन की बात करूँ तो इसका सूत्र आप लोग याद रखना है, क्या हो जाएगा C3H5N3O4। ये हमारा क्या दोस्तों ग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन का ये सूत्र है। और नाइट्रिक अम्ल तो सभी बच्चों को पता ही है, नाइट्रिक अम्ल तो सबको पता है HNO3 है ना, HNO3 यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल में 1 और 3 का रेशियो है ना। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तो 1 और 1 का रेशियो। चलिए तो अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक कार्बन है। एरोमेटिक कार्बन कौन है, ऑप्शन नंबर है CH4 C2H4, ऑप्शन नंबर सी है C2H6, ऑप्शन नंबर डी है CH4। तो चलिए इसका आंसर दोस्तों आप लोग मिला लीजिए, अगर आंसर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यौगिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या है C3H4 है। क्या है C3H4 है, तो याद रखना है, अगली बार से भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है, कहता है दोस्तों यदि साइन A माइनस कॉस A बराबर 1 माइनस √3/2 है तो एंगल A का मान क्या होगा। एंगल A का मान क्या होगा, एंगल ए के जगह पे हम कितना डिग्री भरें कि फिर से इतना ही के बराबर आ जाए, बताइए। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेक्ट सोच समझ के बताइएगा, एकदम बढ़िया से सॉल्व करिए ताकि आप सभी से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप एज द ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के आधार पे कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है सर, इसमें लगभग का तो आपको मान पता ही है ना। तो याद तो रखना, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे तो एक चीज़ तो क्लियर है सर कि √3/2 है ना। अलग करेंगे तो 1/2 माइनस √3/2 है, ये तो है सर। तो या तो 60 डिग्री का मान हो सकता है ना, या तो 60 डिग्री होगा या फिर 30 डिग्री होगा। तो हमारे ऑप्शन तो कंफ्यूज करने वाले हैं, 30 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, पहले हम 30 डिग्री भर के देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना, और माइनस इसका कितना होता है √3/2 होता है। तो देन हमारा तो लगता है कि पहिलके में आंसर आ गया सर, देख लो इसी के बराबर आ गया ना 30 डिग्री भरने के बाद। तो यानी कि ए का जो एंगल होगा वह 30 डिग्री ही होगा। अगर आप 60 डिग्री भरते हैं तो सेम उल्टा हो जाता,
सेम उल्टा क्या होता है, √3/2 आगे आता, फिर माइनस चिन्ह लगाते, इसका क्या होता है 1/2, फिर ये 2 √3 -1, तो सेम इसी का उल्टा आता है कितना 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल 4 तथा 5 है तो समीकरण क्या होगा। समीकरण हमसे पूछा है दोस्तों, मूल यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिए हुए है, तो जो इक्वेशन बनेगा सर द्विघात इक्वेशन वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा है ना, दो मूलों का योग और दो मूलों का गुणनफल। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, कितना हो जाएगा 5 4 9, इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो अब तो फार्मूला होता है सर, अब तो ये चीज़ तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसको बीटा कहिए y नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। क्या होता है समीकरण, चलिए नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर 0। ये किसका है, फॉर्मेट है सर किसका, द्विघात समीकरण का, जहां अल्फ़ा क्या है एक मूल है 4 और बीटा क्या है एक मूल 5। तो यहाँ पे रख करके सबका मान पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 9x प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 90 थोड़ा होगा, 5 को 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको कौन सा दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं है ना, इज द करेक्ट आंसर। x² माइनस 9x बराबर प्लस 20 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 16, तो y बराबर हमारे पास 2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। y बराबर कितना है 2 दे दिया, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे y के जगह पे केवल क्या करना है 2 भरना है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 बराबर 16, ये ऊपर डी जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना 16 में से 6 गया 10। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर से बराबर 10 और x का वैल्यू, सो इसीलिए x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर सर, है ना, समझ में आया ना। चलिए तो इसी बात पे अगला प्रश्न बता दीजिए। देखिए थीटा का वैल्यू 45 है, तो अब आपको मान बताना है। थीटा का वैल्यू 45 है, तो tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है सर। तो यहाँ पर से तो 1 + 1/, और यहाँ पे क्या 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर सर, साइन का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देन यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1 + 1/2, रुक जाइए गलत है, 1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा है ना, 2 नीचे है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर, तो 1 + 2 = 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यदि ए का सेट है, ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 6 और 8, तो ए यूनियन बी अवयवों की संख्या क्या होगी। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या है। यूनियन का मतलब होता है सर जोड़, यानी कि ऊपर की तरफ मुंह खुला रहे तो जोड़ देना है सब में जितना डिजिट है एक ही बार, लेकिन हमेशा एक ही बार। अगर इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में यानी कि आगे वाला में क्या होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको तो जोड़ना है सर, तो क्या 1 2 3 और ये 6 और 8, तो अवयवी की संख्या कितनी हो गई 3 और 2 5, 5 हो गया। तो यहाँ पर से आप लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जी अवयवी की संख्या कितना, ऑप्शन नंबर ई प्रेजेंट है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।